जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे आपसे 2-3 सवाल है। हमेशा की तरह मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जी। अ, बात है फ़लस्तीन के ऊपर। जभी भी हम नॉन मुस्लिम के साथ बैठते हैं, सर्कल में बैठते हैं, फ़लस्तीन पे बात करते हैं, वो हमसे ये बोलते हैं, तुम किस मुँह से बात करते हो? तुम्हारे खुद की मुसलमान गवर्नमेंट यमन में क्या कर रही है? हुँ, तो ठीक। तो मैं इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, क्योंकि क्योंकि यमन में मैं पढ़ता हूँ कि 90% लोगों के पास खाना जंगी की वजह से ठीक। फूड नहीं है। वहाँ पे एक तरफ तो से ईरान नहीं, मार रहा एक है, एक मिनट तरफ से सऊदी अरबिया मार रहा है। ये स्टैटिस्टिक्स आपको हमें आप ज़रा-सा वो कर दीजिए आप म्यूट, बहुत आवाज़ आ रही है आपकी तरफ से। हाँ, जब आपसे कोई ये सवाल करे ना कि तुम ये बात कर तुम्हारी मुसलामी भाई म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो मुसलमान हुकूमतें क्या कर रही हैं? तो आप ये जवाब दें कि चूंकि एक मुस्लिम हुकूमत गलत कर रही है दूसरे लोगों के साथ, तो इससे तुम्हें ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि तुम भी कुछ मुसलमानों के साथ गलत करो। ये है व्हाटअबाउटिज्म। व्हाटअबाउटिज्म जो एक फैलेसी है। अगर आप ये कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, तो भी चैंपियन बन के दिखाओ। और जो लोग जुल्म कर रहे हैं यमन में, उनको आप ह्यूमन राइट्स का चैंपियन मानते ही नहीं है। उनको तो आप ये कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेट करते हैं, चूंकि इनके यहाँ तो इस्लामी निजाम, इनके यहाँ तो हाथ कटता है, इनके यहाँ तो पैर कटता है, सर नपता है। तो आप तो उनको ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का चैंपियन करार देते हो, तो वो तो करेंगे ही। असल ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करने वाले, प्रमोट करने वाले, दुनिया में कायम करने वाले तो आप हैं। तो मुनाफिक आप हुए या वो हुए? ये है आपका जवाब। रही ये बात कि हम क्या उस जुल्म को सही समझ रहे हैं? दुनिया का कोई भी इंसाफ पसंद शख्स किसी भी जुल्म को सही नहीं समझ सकता, चाहे वो मुसलमान मुसलमान के ऊपर करे, कि मुसलमान काफिर के ऊपर करे, कि काफिर मुसलमान के ऊपर करे। जुल्म जुल्म है। बिल्कुल। हजरत और मुनाफिकत अगर इनकी दिखानी है तो ये यार आप म्यूट करें प्यारे भाई, आप म्यूट रखें, इको है या फिर हेडफोन्स वगैरह का मसला हल कर रहे हैं। हुसैन भाई थैंक यू। हुसैन भाई चूंकि बताते हैं कि वो अमेरिका से हैं, भाई वहां तो बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही थी, मीडिया स्पॉन्सर पूरी पूरी कैंपेन चल रही थी यूक्रेन के हक के अंदर। तो अभी करें ना, फलस्तीनियों के हक में बात करें ना। उस वक्त यूक्रेन जो है वो मजलूम था, रशिया अटैक कर रहा था, तो उस वक्त तो पूरी कैंपेन चली, पूरा यूरोपीय यूनियन कूद पड़ा बीच में। और जो यूक्रेन के खिलाफ कोई बात करता था या रशिया को सपोर्ट, उसके साथ सैंक्शंस लग जाती थी। अभी इसराइल के सपोर्ट में आ गए और कह रहे हैं जी वो आप उनकी बात क्यों करते हो, दूसरे मुसलमान ये कर रहे हैं, तो अच्छा, उनको ये दूसरी दिखाएं। आमिर भाई ये भी है कि जिस मुल्क ने यमन के ऊपर हमला किया है, वो मुल्क अपने मगरिबी आका के बगैर यमन पर हमला कर नहीं सकता था। वहां पर भी इन्हीं लोगों के दामन के ऊपर उनका खून है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं की तरफ से। इस वक्त जो पावर का जो डायनामिक है पूरी दुनिया में, वो क्या है कि पावर एक महवर में आकर जो है जमा हो गई है। वो महवर क्या है? वो अमेरिका है। ऐसा नहीं है कि पावर के जो है वो अलग अलग पोल है, कि भाई एक जमाने में रशिया हुआ करता था, एक जमाने में अमेरिका, दो अलग अलग कैंप है। नहीं, आज एक ही है बस पूरी दुनिया के अंदर। अब ये निजाम कब तक चलेगा अल्लाह जाने। लेकिन इससे उससे जो नतीजा निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? वो ये निकल रहा है कि दुनिया में अगर कहीं भी जंग होगी, तो चौधरी साहब का जब तक के सर पर हाथ नहीं होगा, वो जंग होगी नहीं। तो भाई चौधरी साहब ही तो हर जगह मुलविस हैं। अच्छा हजरत, मजे की बात यह है कि वो जो बेस्ट सेलर बुक है जिसको बैन किया था, साइनागोग ऑफ सैटन, उसमें हेनरी विचकॉक ने 45 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो इनकी दस्तावेज आई थी जब अमेरिका को एज अ सुपर पावर और कम्युनिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ जो कोल्ड वॉर वो जीत गया। तो उस वक्त ना 45 पॉइंट्स के आए, उसमें टॉप 5 पॉइंट्स के अंदर उसने डिस्कस किया है। साइनागोग ऑफ सैटन का 15 चैप्टर जो है वो पढ़ें तो उसमें डिटेल से उसने डिस्कस किया है। उसमें वो पॉइंट कहता है कि पावर का सारा जो सेंटर है ना, वो अमेरिका के अंदर होना चाहिए। यानी अमेरिका जो है वो डिसाइड करेगा कौन सी वॉर जस्टिफाइबल है, कौन सी टेररिज्म है, कौन सा क्राइम है, कहां क्राइसिस है, ये सारा वो करेगा। और मजे की बात ये है कि उन्हीं पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि ये इस पीक पर जाएगा कि लोग अमेरिका से बागी हों। आप अंदाजा करें, अमेरिकन पीपल जो हैं वो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट से बागी हों, और वो तकादा करेंगे कि अब सिर्फ ये कैंप नहीं बल्कि एक वर्ल्ड ऑर्डर पैदा होना चाहिए जो अमेरिका को भी अंडर जो अकाउंटेबिलिटी रखें। यानी एक पावर को नीचे गिराने के लिए आपको उसको कमजोर करना है, और कमजोर करने के बाद आपको उससे बड़ी, अब देखें, या तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कंट्री सामने आए जो एक कैंप बिल्ड कर सके, जो कि रशिया और चाइना कई सालों से लगे हुए हैं उस कैंप को बनाने के लिए। दूसरा तरीका यह है कि आप उस बड़े पावरफुल हाथी जो है उसको नीचे गिराया जाए और फिर तकादा किया जाए कि अब तुम्हारी स्टेबिलिटी के लिए तुम्हें अपने से ऊपर एक कैंप बनाना है। ये 45 पॉइंट्स के अंदर उन्होंने मेंशन किया था 1960s के अंदर। ये बड़ी हैरानगी की बात है, इसराइल की वॉर के, अरब इसराइल की वॉर के फौरन बाद ये 45 पॉइंट्स आए थे। मेरा एक और सवाल ये है, इसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि
हमारे मेरे एक सर्कल में काफी लोग हैं जो हमास को सपोर्ट करते हैं, मगर मेरे हिसाब से हमास उनका एक मारता है तो इजराइल इनके फलस्तीन का 10,000 मार देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो हमास जो ये अटैक करता है हर 2-3 साल के बाद, इसके नतीजे में कितनी शहादतें होती हैं, ये तो पूरे सूरह फतह की जो आयत नंबर 25 उसकी वायलेशन नहीं होती, ये तो दहशतगर्दी देखिए भाई ऐसा है, अब रुजाई उसका जवाब देने दीजिए। ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमास इसलिए उसको गलत कहा जाना चाहिए क्योंकि जब वो इनका एक मारता है तो ये उनके 1,000 मार देते हैं। तो ये जो बुनियाद है ना किसी को गलत या दुरुस्त करार देने की, ये वो उनके नजदीक तो हो सकती है जो मर रहे हैं 1,000 की तादाद में। वो अगर ये कहें कि यार ये किस तरह के लोग हैं, हमने इनको खड़ा किया या हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये अगर उनका एक मारे तो ये इनकी वजह से हमारे 1,000 मर जाएं, जिनमें बच्चे भी और औरतें भी हों। उनको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। इलेक्शन होता है तो सबसे ज्यादा वोट वही देते हैं। फर्क किसको पड़ रहा है कि जिसके ऊपर मिसाइल नहीं पड़ रहा है, वो बाहर बैठा हुआ ये एनालाइज कर रहा है कि यार ये गलत है। भाई जो शहादतें दे रहा है, कि जो अपनी जानें कुर्बान कर रहा है एक ऐसे कॉज के लिए कि जिस कॉज की अहमियत उनके यहां हर चीज से बढ़कर है, उनकी जान, उनका माल, उनकी बिल्डिंगें, उनकी इमारतें, उनके बच्चे, बूढ़े, किसी की वो वैल्यू नहीं है जो उस कॉज की है। तो फिर वही लोग इसका जवाब देने का हकदार हैं कि ये तंजीम सही है या गलत है मॉरली। हमें इस एनालाइज का हक ही नहीं पहुंचता। और मैं एक लास्ट कमेंट भी करना चाहूंगा, ठीक है, मुझे इसका जवाब आ गया। आपको पता है मेरी आदत है आपसे आर्ग्यू नहीं करता, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ जवाब देता हूँ। मैं आखिरी कमेंट ये करना चाहूंगा क्योंकि तारीख पे मेरी एक नजर है, ये जो आलम इस्लाम की जो हालत जो आज है ना, फलस्तीन पे जो खामोशी है, ये वैसी है जैसे जो सल्तनत गरनाता का जो बानी था स्पेन में, सुल्तान मोहम्मद द फर्स्ट, उसने भी ये कुछ किया था जो आजकल इस्लामी हुकूमतें कर रही हैं कि उसने क्रूसेडर्स के साथ, इंक्विजिटर्स के साथ मिलकर अपने फेलो मुसलमान लोगों को मरवा के अपने एक छोटी सी सल्तनत कायम कर ली थी। उनको खराज देता था एवरी ईयर 10,000 गोल्ड कॉइन्स का। तो उसको रख के आप देखते हैं पाकिस्तान क्या कर रहा है, सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, टर्की क्या कर रहा है, सब इजराइल की गोद में बैठे हुए। हिस्टोरी कैसे रिपीट होती है मुफ्ती साहब। तो मैं आपसे इजाजत चाहता था, मैं इन चीजों पे मैं कुछ वीडियोस बनाना चाहता हूँ, तो मैं एनालाइज करना चाहता हूँ कि वो हिस्ट्री यहाँ पे कैसे फिट बैठती है। बनाइएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा। हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।